So hello friends, we are now going to study some geography of class 9. Although I know that you don't want to study class 9 geography because you are studying class 10th course. So but I think if we would learn some class 9th geography as well, then that would be helpful in general knowledge if you study for some competitive exam after you finish your school studies. So I think we should get through some basics of geography of class 9th and CRT as well. So we had completed chapter 1, that was India size and location. Now we would study physical features of India, chapter 2. I think I had given some lectures on this chapter also, but some part of it was left. So basically this chapter was about the physical divisions of India, that what type of lands are found in our country, what type of terrain is found in our country. Like our country has so many type of regions: desert region, islands, and plains, delta region, and plateau region, peninsular plateau. So I think we had completed all of them. Just only I think no, we had not completed. We had just studied some of them. Yeah, we had studied only Himalayas. Now we had to go through the northern plains, I think. So we should study northern plains. Northern plains से हम लोग शुरू करते हैं ना. तो देखो हमने क्या बताया था कि जो भी नदियाँ होती हैं वो बहते हुए चली जाती हैं पहाड़ों से बहते ही हैं तो अपने साथ मिट्टी बहाते हुए ले आती हैं. बहुत फाइन टेक्सचर की मिट्टी है ना. जब बहती हैं तो इरोजन करते हुए चलती हैं. जैसे चट्टानों के बीच से निकल रही तो चट्टानों को काटते हुए उनकी छोटी मिट्टी ऐसे ही बहुत सैकड़ों सालों से बहती चली आती है. यही प्रोसेसेस चला करती हैं, है ना. थोड़ी मिट्टी हवा के माध्यम से विंड इरोजन होता है, कभी सॉइल इरोजन होता है. एक्चुअली दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है वेदरिंग, एक होती है हमारी इरोजन. तो वेदरिंग और इरोजन में अंतर क्या है? वेदरिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई पत्थर का टुकड़ा है और पत्थर को टुकड़ा जो है पानी की वजह से वो कट रहा, धीरे धीरे कट रहा, छोटे छोटे कण उसमें से टूट के मिट्टी बन रहे हैं, पानी के साथ बहते चले जा रहे हैं ना. तो ये जो टूटना है, ये जो पत्थर का टूटना है, चाहे वो हवा से टूटे, चाहे ग्लेशियर्स के कारण टूट जाए, है ना, चाहे पानी के बहाव के कारण टूटे, नदियों के बहाव के कारण, इस पत्थर के जो टूटने को, घिसने को हम वेदरिंग कहते हैं. और वो जो टूट रहा है तो वो नदी अपने साथ कहीं ना कहीं बहा के ले जा रही है ना. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट कर रही है. वो पत्थर था, पत्थर से उसने धीरे धीरे मिट्टी तोड़ी और उसको जाके प्लेन्स में डिपॉजिट कर दिया एज सॉइल. मतलब इसी तरह से प्लेन बने हैं. जब दो प्लेट्स टकराई थी, हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और उधर यूरेशियन प्लेट जो बड़ी थी, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो नीचे घुसने लगी थी, मतलब सबडक्ट होने लगी थी. और उस सबडक्शन के कारण जो पहले से जियो सिंक्लाइन था उसका मटेरियल उठ गया था और हिमालय फॉर्मेशन हुआ था. और हमने बताया था जब कोई चीज़ उठती है, जैसे ये हिमालय उठा तो नीचे हल्का सा गड्ढा भी तो बनेगा. और जो तो गड्ढा बना एक बेसिन जैसा. तो हिमालय से जो बहते हुए नदियाँ आ रही थी वो उन्होंने उस गड्ढे में वही सिल्ट, वही मिट्टी जो है इरोजन करके जो है डिपॉजिट कर दी. उसी से धीरे धीरे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने जहाँ आज हम लोग रहते हैं. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना. ये है खेल. तो बात आती है कि वेदरिंग इरोजन, है ना. तो वेदरिंग आप समझ गए, उसका टूटना, पत्थरों का मतलब उसका अलग होना, धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. इसको मतलब जब ये चीज़ आ जाती तो उस चीज़ को हम कहने लगते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, इरोजन, है ना. इरोजन में उसको एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट भी किया जाता है, वो भी कंसीडर कर लिया जाता है. ये तो वेदरिंग इरोजन आप लोग को समझ में आया. तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे इसी तरह से बने. हिमालय के फॉर्मेशन के बाद हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने. तो देखा जाए तो हिमालय से अगर जियोलॉजिकली बात की जाए तो हिमालय हमारे ओल्डर हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स बाद में बने हैं हिमालयास के, है ना. और जो मुख्य तौर पर नदियाँ तो बहुत सारी हैं भाई. पंजाब 5 नदियाँ तो
पंजाब से ही बहती हैं, सोच लीजिए दो। तो नदियाँ तो बहुत सारी, पर मेजर कौन सी? 3 रिवर्स हमारी। पहली रिवर सिंधु नदी, इंदस रिवर, है ना। दूसरी नदी गंगा रिवर, तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र रिवर। ये बड़ी नदियां हैं 3, जिनमें खूब सारी सहायक नदियां छोटी छोटी अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं और एक बड़ी नदी का फॉर्मेशन करती हैं। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी, गंगा पूरी बहुत बड़ी नदी, इंदस पूरी बहुत बड़ी नदी, है ना। तो ये हमारी 3 मेजर नदियां हैं, जिनकी वजह से हमारे जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनका जो है फॉर्मेशन हुआ है। तो उसी इन नदियों के हिसाब से ही हम प्लेन्स को नाम दे देते हैं। जैसे जो गंगा नदी के द्वारा, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस प्लेन्स का निर्माण किया गया, उनको हम लोग कह देते हैं गंगा प्लेन। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा तो ब्रह्मपुत्र प्लेन, इंदस प्लेन उधर जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से होते हुए, लद्दाख से होते हुए फिर उधर पाकिस्तान में जाती, तो वो पूरा प्लेन्स जो है वो हम कह देते हैं ये इंदस प्लेन है, ठीक है। तो इन नदियों से हमारे प्लेन्स का निर्माण हुआ है। अब बात आती है अब, क्योंकि ये प्लेन्स जो हैं वो भाई मिट्टी से धीरे धीरे वेदरिंग और इरोजन के कारण वो प्लेन्स बने। ये प्लेन्स हमारे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और खेती करने के लिए यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है। इसलिए, और जहाँ पर खेती होगी भाई, खेती के लिए क्या रिक्वायरमेंट? पानी। तो पानी हमको नदियों से मिल जाता है अच्छा खासा। हिमालयन रिवर्स जो हैं उनसे हमको जो रिक्वायर्ड पानी है वो मिल जाता है आसानी से। प्लस मिट्टी उपजाऊ है, और उपजाऊ मिट्टी है तो खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होगी तो उतनी ज़्यादा जनसंख्या के वहाँ पर बसेगी, है ना, और उतना ही ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा। पर डेवलपमेंट, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वो डेवलपमेंट धीरे धीरे फिर गड़बड़ाने लगता है ना, ये चीज़ है। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या अंतर होता है? इसमें एक टर्म है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब वो नदियाँ जो, जैसे ये एक मुख्य नदी है ना, इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके अपना पानी, जो सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं ये सोन हो गई, है ना, सोन, चंबल, बेटवा, तो ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और गंगा नदी जब, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाते हैं वहाँ बांग्लादेश में, और जब उसमें बराक नदी भी मिल जाती है, इसको बाद में देखेंगे 3rd चैप्टर में, तो वहाँ पे जो है जैसे समुद्र के पास जब पहुँचने वाले होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है भाई, जितनी ऊंचाई होगी उतनी तेजी से पानी नीचे बहेगा। लेकिन जैसे जैसे स्लोप यानी कि ढलान कम होती जाएगी, पानी की रफ्तार भी कम होती जाएगी। तो जब समुद्र के पास पानी पहुँचने वाला होता है तो उसकी रफ्तार कम होने लगती है। और जैसे मग्गा से पानी ना हो तो शुरुआत में तो पूरी एक धार जाएगी, फिर धीरे धीरे जैसे वो पानी आगे जाता है, रास्ता बनाने के लिए वो 3-4 मतलब खूब सारी धाराओं में बट जाता है। तो ऐसे नदी भी बढ़ जाती है, जब उसकी स्लोप ढलान कम हो जाती है तो वो बढ़ जाती है। मुहाने के पास कहते क्या, एस्टुअरी कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर। एस्टुअरी पर आके जो है रिवर्स डिवाइड होने लगती हैं खूब सारी छोटी छोटी नदियों में। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं, इन नदियों को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं इसी, और इन्हीं नदियों के द्वारा बीच बीच में डेल्टा फॉर्मेशन, दलदल वाला इलाका होता है जिसको हम लोग डेल्टा रीजन कहते हैं, है ना, क्लियर। तो अब नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स रिफर टू एज पंजाब प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किस हिसाब से किया गया है? देखो, हमने पढ़ा है हिमालयास के बारे में, हमने पढ़ रखा है। हिमालयास को 2 हिसाब से डिवाइड किया गया है। एक तो भाई रेंजेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि ये सबसे इनर मोस्ट रेंज, आउटर मोस्ट रेंज। तो इनर मोस्ट रेंज कौन सी थी हमारी? इनर मोस्ट रेंज हमारी थी सबसे अंदर वाली रेंज हमारी थी कौन सी? ग्रेट हिमालयास, फिर मिडिल हिमालयास, फिर लेसर हिमालयास, इस तरह थी। सबसे बाहर वाली कौन सी, क्या नाम था? हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक्स। तो ये जैसे एक ये तरीका था उनको डिवाइड करने का हिमालयास को। और एक रीजन वाइज हमने डिवाइड किया था कि नदियों के बीच में, जैसे 2 नदियों के बीच में, तो इंदस और इसके बीच में, तो इसका नाम कुछ दे दिया। उत्तराखंड वाली जो पहाड़ है उनको कुमाऊं हिमालय कह दिया। तो रीजन वाइज डिवाइड किया था। तो 2 तरह से हमने हिमालय को डिवाइड किया था, है ना। हालांकि आप लोग को जो ज़्यादा ध्यान देना है कौन वाले पे, आप लोग को ध्यान देना है जो ये वाला है, रेंजेस के हिसाब से, आउटर मोस्ट रेंज, इनर मोस्ट रेंज, इस हिसाब से।
ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, इस हिसाब से उस वाले डिवीजन है उसको आपको ज़्यादा याद रखना है। तो वैसे ही जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे वेस्टर्न पार्ट जैसे ये इधर पाकिस्तान, भाई पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान में भी है ना, डिवीजन इंडिया के पार्टीशन के बाद बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का जो है वो वहाँ चला गया था पाकिस्तान में। तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन्स कहते हैं। फॉर्म बाय द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, और ये किससे बनता है, मतलब किन नदियों के द्वारा बना है, ये बना है इंडस और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, है ना। फिर द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और पार्टीशन के बाद एक बड़ा हिस्सा जो है इसका जो है पाकिस्तान में चला गया है, मतलब अब उनके कब्जे में है। कब्जे में नहीं कह सकते, मतलब उन्हीं मतलब उनके इलाके में आता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, रावी, द ब्यास, सतलुज originate in the Himalaya. This section of the plain is dominated by doabs. Doab is made of अच्छा, दो नदियों के बीच का, जैसे ये कोई बहुत बड़ी एक नदी है यमुना गंगा का एग्जांपल ले सकते हैं। एक जैसे गंगा नदी आती है, ठीक है, उसी के पैरेलल मान लो यमुना नदी आती है। तो इन जो नदियों के बीच की जो धरती होती है, जमीन होती है, इसको हम लोग द्वाब कहते हैं। द्वाब, DOAB, द्वाब का मतलब दो, मतलब टू, आब मतलब होता है वाटर, मतलब दो जल के बीच की जमीन, दो मतलब टू, आब मतलब वाटर। तो इस तरह की जो जमीन होती है दो नदियों के बीच की, तो इसको हम लोग द्वाब कहते हैं, ठीक है। अब गंगा प्लेन कौन कौन से मतलब राज्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं गंगा प्लेन के अंदर। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स, इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ। अब गंगा प्लेन्स की बात करते हैं तो गंगा प्लेन जो है नदियों के, भाई जो ये इंडस प्लेन हो गए, इन सिंधु नदी वाले, तो वो उधर हो गए पंजाब का हिस्सा, पंजाब, और उधर के में पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। तो वो तो उसके द्वारा बने, इंडस नदी के द्वारा। फिर बात आती है कौन सी, हमारी गंगा नदी के द्वारा। तो कह रहा है इट स्प्रेड्स ओवर द एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। तो जो हमारे गंगा प्लेन्स है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत है, आप मेन राज्य याद रखिए, हरियाणा, न्यू दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड का कुछ हिस्सा। अब पार्टली झारखंड लिखा तो झारखंड का कुछ हिस्सा पठार का है और कुछ हिस्सा प्लेन्स का है ना। एंड वेस्ट बंगाल टू ईस्ट, और वेस्ट बंगाल का भी कुछ हिस्सा मैदानी है। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है भाई, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो ज़्यादातर हमारे भारत के बाहर ही बहती है, ऐसे बहते हुए चली जाती पैरेलल, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के पास से यू टर्न लेती है और फिर हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तो एक लार्ज पार्ट, मतलब मेजरली तो ये तिब्बत में ही बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अपने यहाँ पे इसका मेजर प्लेन कहाँ पे पाया जाएगा, मतलब इसके द्वारा बनाया गया प्लेन असम वाले इलाके में पाया जाएगा। अब जो ये तो एक ये हो गया भाई कि मतलब एक डिवीजन का तरीका ये हो गया कि नदियों के हिसाब से आप देख लें, पाकिस्तान और पंजाब वाला इलाका जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, एक वो रीजन हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स का। नॉर्दर्न प्लेन्स का एक रीजन हो गया जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है, और एक रीजन जो हो गया वो जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, तो वो ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। पर जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है नॉर्दर्न प्लेन्स को क्लासिफाई करने का, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन। दीस वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को दूसरे जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है उसमें हम 4 रीजन्स में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 रीजन हैं? पहला रीजन जो आता है, जैसे ये पहाड़ है हमारे, है ना,
पहाड़ों से जस्ट जब नदी नीचे उतर, मतलब पहाड़ों से जस्ट पहाड़ों की तलहटी पर जो मैदानी इलाका होता है, तो वहां पे जब वो बहुत ही पथरीला होता है, मतलब जैसे नदी आ रही है तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी सब लाया करती हैं। तो जो तलहटी होती है यहाँ पर बहुत कंकड़ वाला इलाका पाया जाता है, पहाड़ों की तलहटी पे बहुत कंकड़ वाला इलाका पाया जाता है। तो होता क्या है, जब नदी यहाँ मैदानी इलाके में आती है पहाड़ की तलहटी पर, तो यहाँ नदी गायब हो जाती। गायब का मतलब बहुत ही छोटी छोटी दिखाई देती, लगता है बहुत नदी में पानी तो है ही नहीं, मतलब क्योंकि वो रास्ता ढूंढते हुए आती, इन पत्थरों के बीच से वो छुप जाती है, एक हिसाब से कह सकते हैं। तो ये जो पथरीला कंकड़ वाला इलाका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं भाभर। भाभर कहते हैं लोग इसको, हम लोग कहते हैं भाभर, है ना। ये हो गया हमारा पहले टाइप का नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लासिफिकेशन, मतलब उसका पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स का भाभर, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं यहाँ पर, बोल्डर्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर। और ये जो है, ये जो इलाका है वो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक मतलब तीन में डिवाइड किया था, सबसे ऊपर वाली हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। तो जो शिवालिक्स वाली रेंजेस हैं, ये शिवालिक्स के रेंज के पैरेलल उनकी तलहटी पर पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। नदियाँ यहाँ पर विलुप्त सी हो जाती हैं, हाइड हो जाती हैं, दिखती नहीं उतने बड़े स्वरूप में। तो इस इलाके को हम लोग भाबर कहते हैं। खेती वगैरह यहाँ पर ज़्यादा हो नहीं सकती भाई, पथरीला इलाका है तो खेती कैसे होगी, है ना। तो ये पहला आपका है। दूसरा, साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। अब इस रीजन के साउथ में, मतलब अब ये कंकड़ वाला इलाका जहाँ समाप्त में, ये बड़े बड़े पत्थरों वाला इलाका जहाँ समाप्त होता है, कंकड़ नहीं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ तो छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो पथरीला इलाका जहाँ समाप्त होता है, वहाँ नदियाँ जब अपने वापस ओरिजिनल स्वरूप में आती हैं, मतलब विकराल रूप में, मतलब लगने लगता कि हाँ यहाँ नदी बह रही है अच्छी क्वांटिटी के वाटर के साथ, तो वो जो इलाका होता है उसको हम लोग तराई कहते हैं। तराई के इलाकों में बारिश बहुत अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, प्लस ये बहुत ही दलदली, मतलब दलदल कह सकते हैं, या फिर गीले इलाके होते हैं, मतलब नमी अच्छी खासी होती मिट्टी में, और मिट्टी में नमी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब वेजिटेशन मतलब क्या, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, सब बहुत अच्छा वेजिटेशन होता है। तो इस इलाके को हम लोग कहते हैं तराई रीजन। क्या खासियत, नदियाँ यहाँ पर री एमर्ज होती हैं, दोबारा से दिखने लगती हैं अच्छे क्वांटिटी वाटर के साथ, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट मिट्टी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बारिश भी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन अच्छा होता है। तीसरा इलाका, और यहाँ पर पहले क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा हमने बताया वेजिटेशन पाया जाता, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल थे, वाइल्ड लाइफ थी, वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट भी थी। लेकिन पार्टीशन के बाद जो वहाँ के प्रवासी, पाकिस्तान से जो प्रवासी लोग या जो भी लोग थे, मतलब पहले तो पाकिस्तान था नहीं, तो वहाँ के जो भी लोग थे, मतलब पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में अब चला गया, वहाँ के जो भी लोग थे वो अपने यहाँ आ गए, जैसे तो माइग्रेंट्स। तो वो लोग जब बसे, तो वो लोग को कहाँ बसाया गया? वो लोग को बसाया गया तराई रीजन में। वो तराई रीजन में बसेंगे भाई, जहाँ पे पहले से लैंड ऑक्यूपाइड है, मान लो तराई के बाद वाला इलाका जो हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, खादर वाला इलाका, ठीक है, तो वहाँ पे तो पहले से लोग रह रहे थे। तो तराई इलाका क्योंकि वो जंगलाहट का इलाका था, तो वहाँ पे लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर किया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो ये आप समझ गए होंगे धीरे धीरे, इसीलिए जंगल भी कम हो गए, मतलब लोग वहाँ पे रहने लगे, बस गए, शहर बन गए वहाँ। अब जो तीसरा टाइप का इलाका आता है, इस इलाके की क्या खासियत होती है भाई, हमने बताया नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ सिल्ट लाती हैं, बालू लाती हैं, सब मिट्टी लाती हैं, उसको डिपॉजिट करती रहती हैं, और डिपॉजिट करती रहती हैं तो उसी से हमारे जो प्लेन्स हैं उनका निर्माण होता है। तो जो तीसरा टाइप का इलाका है, जिसका नाम है भूल जाते हैं बार बार, जिसका नाम है भांगार, BHANGAR, भंगार, है ना, भांगर कह सकते हैं, भांगर, भंगार नहीं, भंगार तो कुछ और होता है, भांगर। तो ये जो भांगर इलाका है, इसकी क्या खासियत होती है कि यहाँ पर मिट्टी डिपॉजिट होते होते इस स्तर तक ऊंची हो चुकी होती है
कि फर्दर उस पर डिपोजिशन होना बंद हो जाता है। मतलब जैसे नदी अब बह रही है तो डिपोजिशन करते हुए चलेगी, मिट्टी डिपॉजिट करते हुए चलेगी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो मिट्टी डिपॉजिट मतलब नदी के स्तर से मिट्टी का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है, फिर फर्दर उसमें और डिपोजिशन करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे मतलब वो फिर वहाँ कह सकते हैं ये कि फ्रेश सॉइल नहीं आएगा, फ्रेश सॉइल जो पहाड़ों से आ रहा है वो फर्दर डिपॉजिट नहीं होगा। तो ऐसे जो इलाके हैं उनको हम लोग कहते हैं भांगर इलाके, है ना। तो भांगर इलाकों की क्या खासियत है, यहाँ पे पुरानी मिट्टी पाई जाती है, फर्दर डिपोजिशन यहाँ पे संभव नहीं होता है क्योंकि जो मतलब नदी के स्तर से जो प्लेन होता है वो काफ़ी ऊपर हो चुका होता है, ठीक है। तो ये जो इलाका होता है इसको हम लोग कहते हैं भांगर। अगर हम बात करें कि कौन से इलाके, अच्छा रुक जाओ अभी ये बात नहीं करते हैं, पहले एक और समझ लेते हैं। जो चौथे टाइप का तो भांगर समझ गए, और हाँ यहाँ पे मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं कंकड़, तो ये मतलब कैल्शियम के होते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं यहाँ की मिट्टी में, ये भी जान लीजिए। उसके बाद जो चौथे टाइप का आता है वो आता है हमारा कादर नहीं कादर खान वाले, खादर। जो खादर इलाका होता है, खादर इलाके में क्या होता है, अभी भी हर साल जब भी बाढ़ आती है या रेनी सीजन में जब भी बाढ़ आती है तो वहाँ पे नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगी। मतलब ये निचले इलाके होते हैं, निचला इलाका होगा तभी तो नदी आएगी, तो वहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट करेगी और वो ऊपर उठेगा, है ना। तो इस तरह के इलाकों को हम लोग कहते हैं खादर। तो यहाँ पे हर साल जब भी बाढ़ आती है तो नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है तो मतलब कि खूब वो न्यूट्रिशियस मिट्टी होगी, खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, फर्टाइल सॉइल होगा। ऐसी फर्टाइल सॉइल में एग्रीकल्चर करने का अलग मजा है, मतलब वहाँ पर आपको फर्टिलाइजर्स का, मेन्योर्स का मिनिमम यूज करना पड़ेगा। बिना फर्टिलाइजर मेन्योर के ही अच्छी खासी आपको यील्ड मिलेगी, मतलब कि उपज होगी आपकी। तो ये हो गया हमारा खादर इलाका। और भांगर में क्या था, भांगर में आपको बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ओल्डर एल्यूवियम है, एल्यूवियम मतलब एक प्रकार की मिट्टी, तो ओल्डर एल्यूवियम है। तो फिर अच्छा हम सॉइल टाइप्स भी हो सकता पढ़े, नेक्स्ट ईयर में है शायद, मेरे हिसाब से 10th की बुक में है ज्योग्राफी में, सॉइल टाइप्स, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सब है ना, ये देखेंगे तब। तो जो भांगर वाला इलाका होता है क्योंकि वहाँ पे ओल्डर एलुवियम है तो मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा यूज अप हो चुके होंगे बार बार खेती करने से, क्योंकि फ्रेश सॉइल तो आ नहीं रही है तो बार बार खेती करने से वो न्यूट्रिएंट्स यूज अप हो गए होंगे, इसलिए वहाँ पर हमको बाहर से न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर और मैन्योर के फॉर्म में देना पड़ता है। इसलिए जो कादर खान वाला इलाका है वहाँ पर जो है उपज अच्छी होती है, अच्छी फसलें लगा सकते हैं। जिन फसलों को पानी की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि धान हो गया हमारा, है ना, धान हो गया हमारा, और कौन सी फसल में पानी की, वैसे मुझे एग्रीकल्चर की इतनी जानकारी नहीं है ना, धान वगैरह में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पेपरमिंट में होती है पानी की रिक्वायरमेंट। तो इन फसलों को जो है हम लोग, पेपरमिंट में पानी की रिक्वायरमेंट शायद होती, हाँ थोड़ी बहुत होती, तो ऐसी फसलों की उपज जो है खादर इलाके में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये हो गए हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स।